खबर, सरकार बनाने का दावा पेश किया नायब सिंह सैनी ने। राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। इससे पहले विधायक दल की बैठक हुई जहां पर नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पास पहुंचे नायब सिंह सैनी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। कल पंचकूला में शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसकी तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। नायब सिंह सैनी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दूसरी बार यह होगा जब मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे। इससे पहले 6 महीने का कार्यकाल और अब जनता ने उन्हें पूरे 5 साल के लिए हरियाणा दिया है, हरियाणा का मुख्यमंत्री चुना है। विधायक दल के नेता चुने गए नायब सिंह सैनी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी और अनिल विज, कृष्ण बेदी ने नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा और बाकी विधायकों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया। अब नजरें कल शपथ ग्रहण समारोह पर जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित दशहरा ग्राउंड सज धज कर तैयार है। 50,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था यहां पर की गई है। खचाखच भीड़ के बीच में नायब सिंह सैनी और उनका मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करेगा। इसमें कौन से चेहरे होंगे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के अलावा, ये देखने वाली बात होगी। क्या कॉम्बिनेशन बीजेपी बनाकर चलती है, क्योंकि चुनाव के दौरान गैर जाट राजनीति के बल पर बीजेपी ने 48 सीटें हासिल की और सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तीसरी बार साफ हुआ। ललित जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। ललित, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। अब कल का इंतजार है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे, ये साफ है, लेकिन उसके अलावा जो मंत्री शपथ लेंगे उनके नामों को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। कितने युवा चेहरे, कितने पुराने चेहरे, कितने नए चेहरे। लेकिन जाट राजनीति को लेकर अक्सर हरियाणा में सवाल होता रहा है कि जाट जिसके साथ उसके ठाट, लेकिन इस बार जाटों का बोलबाला नहीं रहा। बीजेपी के कई जाट बड़े नेता हार गए चुनाव। बिल्कुल, आपने सही कहा कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस में कई बड़े जाट नेता जो है वो चुनाव हार गए, लेकिन आखिरकार जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने जा रही है। कल दशहरा ग्राउंड में जो है शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है खुद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। अब पंकज, आपके सवाल की तरफ आते हैं कि आपने कहा कि चेहरों को लेकर जो है एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। बिल्कुल सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर इस बार की कैबिनेट का क्या स्वरूप होने वाला है। क्या पूरी कैबिनेट एक नए स्वरूप में नजर आने वाली है या फिर कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पिछली कैबिनेट में थे वो इस बार भी नजर आएंगे। तो ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, ऐसी कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं। उसमें मोटे तौर पर ये कहा जा रहा है कि कुछ नाम जो हैं वो पिछली कैबिनेट के इसमें सामने आ सकते हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर अनिल विज का नाम है। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद आता है मूलचंद शर्मा का नाम, जो कि फरीदाबाद से जीते हैं। इसके बाद आता है महिपाल ढांडा का नाम, जो कि पानीपत ग्रामीण से जीते हैं। तो ये 3 नाम तो ऐसे हैं जिनको अवॉइड कर पाना या जिनको फिलहाल हटा पाना, हालांकि कोई हटा पाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है पार्टी के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है तो ऐसे चुनाव में उनको वापस जो है कैबिनेट की बर्सी मिलेगी। इसके अलावा अब आते हैं नए चेहरों की तरफ। नए चेहरों की बात को अगर करा जाए तो उसमें हमको दिखाई देता है कि हम देख पा रहे हैं कि राव नरवीर सिंह और विपुल गोयल, ये 2 चेहरे ऐसे हैं पंकज, जो 2014 की कैबिनेट में भी उस वक्त मनोहर लाल खट्टर की सरकार में मौजूद थे और अभी भी जो है इनको फिर से मौका मिल सकता है। 2019 में इनको टिकट नहीं मिला तो उसके बाद जो है ये माना जा रहा था कि 2019 को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी के साथ काम किया। अब पार्टी ने इस बार टिकट दिया और दोनों जीत कर आए हैं तो एक बार फिर से उनको टिकट मिल सकता है। इसी तरह से अगर कुछ महिलाओं की बात की जाए तो सावित्री जिंदल एक ऐसा नाम है जिनको एकोमोडेट किया जा सकता है। हालांकि वो निर्दलीय विधायक हैं इस बार, लेकिन उनको एकोमोडेट किया जा सकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो श्रुति चौधरी है, किरण चौधरी की बेटी, उनको भी एकोमोडेट किया जा सकता है। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है आरती राव, उनको भी लिया जा सकता है। इसके अलावा कृष्णपाल तंवर हैं और विमला चौधरी हैं जो कि पटौदी से चुनाव जीती हैं। इन लोगों के नाम आ सकते हैं। तो कुछ कैबिनेट का स्वरूप ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये लोग शपथ लेंगे। लेकिन अब जो है कल कौन कौन इनमें से शपथ लेता है
ये थोड़ा समझने वाली बात होगी और ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि क्या पूरी कैबिनेट बदल जाएगी या फिर पिछले कुछ चेहरे रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कल सुबह जो है 11 से 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा। तो ललित, आपके पास हम आएंगे। देवेंद्र कथुरिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसोसिएटेड एडिटर पानीपत से। देवेंद्र, चेहरों को लेकर बात और 2029 का जो बीजेपी अभी से जिक्र करने लगी है उसका मतलब भी आपसे समझना चाहेंगे, और किस तरीके से आपने एक रिपोर्ट में कहा था कि खूबसूरत गुलदस्ता होगा मंत्रिमंडल, उसको हम जानना और समझना चाहेंगे कि वो चेहरे और किस तरीके से और कैसी जिम्मेदारियां उनको दी जाएगी, क्योंकि पुराने चेहरों की बात करें जो पिछली सरकार में मंत्री रहे उनमें केवल 2 मूलचंद शर्मा और महिपाल ढांडा हैं, उसके अलावा सब नए होंगे। देखिए पंकज, महिपाल ढांडा और मूलचंद शर्मा ये पिछले कैबिनेट में थे जब ये उपचुनाव हुआ था मुख्यमंत्री के बाद। जो नए मंत्री बने थे, रीशफलिंग हुई थी जब मनोहर लाल जी को बदला गया, तो 2 मंत्री तो ये रहेंगे। इसके अलावा विपुल गोयल को पिछली बार टिकट नहीं दिया गया था, इस बार वो जीते हैं, पहले मंत्री थे 2014-19 में। और इसके अलावा सावित्री जिंदल भूपेंद्र हुड्डा सरकार में स्थानीय निकाय मंत्री हुआ करती थी। सावित्री जिंदल हालांकि इंडिपेंडेंट है, बड़ा चेहरा है और अनुभवी भी है, और एक महिला होने के नाते उनको सम्मान इसलिए दिया जा रहा है कि निर्विवादित छवि है उनकी। एक बड़े खानदान, घरेलू औद्योगिक खानदान से आती हैं, जहाँ दान पुण्य भी बहुत करती हैं। उनसे ये भी कोई अपेक्षा नहीं करेगा कि वो बेजा इस्तेमाल करेंगी मंत्री बनने का या अपने डिपार्टमेंट का। वैसे भी बहुत महिला हैं, उनकी छवि अच्छी है, खुद दान देते हैं अपने पैसों से, तो ऐसी महिला का सम्मान करना चाहेगी बीजेपी। और युवाओं में देखिए एक गौरव है जो जिन्होंने करण दलाल को पलवल से हराया है, या देवेंद्र अत्री जो 32 वोट से उचाना कला से जीते हैं, तो ये 2-3 युवा है, महिलाओं का, युवाओं का और अनुभवी नेताओं का मेरे को लगता है मिश्रण होगा, जहां अनुभव भी हो, जहां जोश भी हो और जहां महिला सम्मान भी हो। ये मिलाकर मेरे को पता है 10 से 12 मंत्री, जो मेरे सूत्र बता रहे, 10 से 12 मंत्री कल शपथ लेंगे। 1 या 2 फ्रेम मंत्रिमंडल का खाली रखा जाएगा। पंकज 16 पद है, आपको बता दूं 14 तो मंत्री इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, 14 तो ये 15% बन सकते हैं टोटल जितने विधानसभा की सीटें, 90 में से 15 बनते हैं, लेकिन 14 रहेंगे, क्योंकि कभी किसी ने, वकील ने डाला था कि 14 से ज्यादा रह नहीं सकते, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल है, और 2 पद रहेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। तो ये 16 पद बट रहे हैं, बांटे जाने हैं। इन्हीं में से जो बीजेपी के 48 लोग हैं और इनके अलावा 3 निर्दलीय हैं, उनका भी नाम आ रहा है, एक सावित्री जिंदल का खास तौर पे कि उनको तो मंत्री बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर 16 पद हैं जो भरे जाने, लेकिन मंत्रिमंडल के 1 या 2 पद खाली रखे जाएंगे। जैसे मनोहर लाल जी के टाइम में भी था कि भविष्य में कभी कोई संकट की स्थिति आए, राजनीतिक ओब्लिगेशन लेना पड़े, तो उस स्थिति में 1 या 2 पद फ्रेम खाली रखा जाएगा मंत्री पद का। 10 से 12 मंत्री अब शपथ लेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री अलग है, तो 1 या 2 फ्रेम खाली भी रखा जाएगा। मान लो राजनीतिक संकट कल को आता है या पार्टी को किसी को पॉलिटिकल ओब्लिगेशन देना पड़े, उस स्थिति में पार्टी के हित हमेशा सधते रहे, तो ये राजनीतिक मजबूरियां भी होती है। तो कुल मिला के ज्यादातर मंत्री कल शपथ ले रहे हैं, और जो मीडिया में चल रहे हैं जिनका नाम हम बार बार बता रहे हैं, इन्हीं में से बनेंगे युवा, महिला और अनुभवी, एक मिश्रण होगा कैबिनेट का। जी देवेंद्र, पिछली बार जब चुनाव नजदीक थे, नायब सिंह सैनी के हाथ में कमान थी, 6 महीने तक मुख्यमंत्री रहे, बहुत कुछ करने का मौका उन्हें नहीं मिला, लेकिन जितना वो कर पाते उन्होंने करने की कोशिश की। इस दौरान वादे खूब हुए, जनता को लुभाने का काम खूब हुआ। अब नया चेहरा, नए कैबिनेट का ये गुलदस्ता, किस तरीके से इस पर दबाव रहने वाला है, किस तरीके से काम होने वाला है? अगर 2-3 कामों को सबसे पहले देखें मंत्रिमंडल के बनने के बाद, गठन के बाद, तो वो कौन से काम होंगे? देखिए पंकज, चुनौतियां भी हैं। अभी देखिए सरकार बनी है, मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। आप देखिए बीजेपी ने जो वायदे कर रखे हैं संकल्प पत्र में कि हर महिला को जो 18 से 60 साल के बीच में है, क्योंकि 60 साल से ऊपर तो पेंशन मिलती है, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और दिव्यांग की पेंशन है, सरकारी कर्मचारियों को अलग से मिले, लेकिन जो 18 और 60 साल के बीच की महिलाएं 2100 रुपए महीना सम्मान के तौर पर उनको दिया जाएगा। आप देखिए महिलाओं की संख्या लाखों में है, 2100 रुपए अगर हर महिला को आर्थिक मदद दी जाएगी तो आप देखो कितना बोझ है। 500 रुपए में सिलेंडर, ये कांग्रेस ने, बीजेपी ने भी वायदा किया हुआ है, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। कुछ और घोषणाएं हैं, जैसे 100 गज के प्लॉट
वो बहाल करने की बात थी, जो रोके गए थे पिछली सरकार में। जो वायदे किए उन वायदों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा भी चाहिए सरकार को। ये अतिरिक्त आर्थिक बोझ होगा, उसके लिए संसाधन जुटाने पड़ेंगे। और नए नए मंत्रिमंडल बनते हैं तो 2-4 महीने तो काम को समझने में लगेंगे ज्यादातर मंत्रियों को, आप ये भी देखो। और फिर फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव में, अभी कॉरपोरेशन के चुनाव भी होने हैं हरियाणा में। तो पार्टी एक ऐसा अच्छी शुरुआत करना चाहेगी जिसका आगे जाकर पॉलिटिकल बेनिफिट पार्टी को मिलता रहे, राजनीतिक आधार मजबूत रहे बीजेपी का। इस तरह शुरुआत करनी जरूरी है मंत्रिमंडल की। जी, आप ललित हमारे साथ जुड़े हुए। ललित, जिस तरीके से पिछले दौर में देखा, चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कई इश्यूज को मुद्दा बनाया, कई योजनाओं पर सवाल किया और जनता भी समर्थन करती कांग्रेस की उस दौर में दिखाई दे रही थी। उन योजनाओं को लेकर क्या नई सरकार कुछ एक्शन लेगी, बदलने की कोशिश या उनको नए सांचे में ढालने की कोशिश, और वो कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो बीजेपी सरकार को दिक्कत में डाल सकती है? जहाँ तक मैं समझता हूँ तो योजनाएं वापस लेना भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में मुझे लगता है कि शायद हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि योजनाएं वापस लेने का मतलब ये होता है कि पिछली सरकार की गलतियों आपने ये मान लिया है कि पिछली सरकार ने कुछ गलत किया था जी। साथ ही ये जरूर हो सकता है कि अगर पिछली सरकार के कोई काम ऐसा है जो कि आम जनता के लिए परेशानी वाला है तो उसको इम्प्रूव किया जाए, उसकी समीक्षा की जाए, उसको बेस्ट कैसे बनाया जा सकता है ये देखा जाए। तो सबसे अहम बात ये है कि आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है इस पूरे उसको प्रॉपर्टी आईडी जैसा एक मामला है जिसको पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी उठाती रही, सड़कों का मामला है, सीवर का मामला है, बुनियादी विकास का मामला है, इन सब मामलों को जो है वो उठाती रही पूरे चुनाव में। तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वो ऐसा कोई भी मुद्दा अब ना आने दे सामने जिसके चलते जो है इस तरह की परेशानी फिर से सामने आई। तो ऐसे में नायब सिंह सैनी सरकार, जहां तक मुझे लगता है, मेरा अनुभव कहता है, वो ये है कि इस पूरे मामले में सरकार इसमें इम्प्रूवमेंट करेगी। जितने भी कंसर्न है लोगों के, उन सारे कंसर्न्स को दूर किया जाएगा, लोगों को इसको सरलीकरण किया जाएगा प्रॉपर्टी आईडी को, क्योंकि आईडी बनाना किसी भी चीज में वो कभी कोई बहुत गलत काम के तौर पर नहीं दिखाया जाता है। हाँ, कुछ चीजें कठिन हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी में जाने पर थोड़ा चीजें कठिन हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार उसको इम्प्रूव करेगी और उसको ठीक करेगी। रही बात बुनियादी विकास की, तो बुनियादी विकास के लिए सरकार को पैसा चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से काम चाहिए। देवेंद्र, मैं आपके पास ललित आपको रोक रहा हूँ। ये सवाल देवेंद्र आपसे भी है कि पुरानी योजनाओं और नई योजनाओं का समावेश करना होगा, आपको कॉम्बिनेशन बनाना होगा, क्योंकि कई पुरानी योजनाएं, प्रॉपर्टी आईडी समेत कई योजनाएं ऐसी थी जिनको लेकर खूब सवाल जवाब हुआ, जनता परेशान दिखाई दी और विपक्ष ने इसे हथियार भी बनाया। इसको लेकर क्या कोई फैसला नई सरकार लेगी, ये सवाल रहेगा। छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जानने की कोशिश करेंगे जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो वो चुनौतियां, जो बड़ी चुनौतियां रहने वाली है सरकार के लिए, वो कौन सी होंगी।